जिस रेट पे बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे से उधार लेते हैं, यूएस में उस रेट को फेडरल फंड रेट बोला जाता है। तो उस फेडरल फंड रेट का ग्राफ यहां पे दिखाया हुआ है। क्लियर है? कोई टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही है? कुछ डाउट है? नहीं? देखिए, वही रेट है जिसपे कमर्शियल बैंक एक दूसरे से उधार लेंगे। फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के 425 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा है। 425 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 4.25%। ठीक, क्लियर? और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इक्विटी फ्लोज, मैं क्या बोला इसके पहले? मैं क्या, इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि पूरे वर्ल्ड से पैसा निकल के कहां जाने लग गया? यूएस की इकोनॉमीज। मतलब वहां पे जो दूसरे देशों की इकोनॉमीज में जो इन्वेस्टेड पैसा रहा होगा वहां से कम होना चालू हो गया होगा। तो आप देखिए, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, यहां से ब्राजील से लगभग 20 बिलियन निकल के बाहर चले गया कैपिटल। इंडोनेशिया से लगभग 5 के आसपास। ठीक है, इस जोन में -20 बिलियन इंडिया से, साउथ कोरिया से -10 बिलियन के आसपास। क्लियर है? नहीं, ब्लू वाला डिनोट कर रहे हैं इंडिया, साउथ कोरिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका से कैपिटल निकल के दूसरे देशों में गया, मतलब यूएस में गया हो। और ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और मलेशिया में पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पे बढ़ा है। ठीक है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, फेडरल फंड्स रेट तो नहीं पूछेगा क्योंकि यूएस का है, लेकिन आपसे एक स्टेटमेंट ऐसा पूछ लेगा कि आफ्टर मॉनेटरी टाइटनिंग द कैपिटल फ्रॉम वर्ल्ड इकोनॉमीज स्टार्टेड गोइंग आउटसाइड टू यूएस, ऐसा करके एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको दे सकता है, उसमें से एक नेगेटिव कर देगा, तो उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ, चेक करके बोल सकता है, या फिर जैसे बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का रिलेशनशिप पढ़े और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप बॉन्ड यील्ड के साथ में पढ़े, तो वैसा कुछ स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, ये सारा चीज इसमें से अपन देख चुके हैं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का कूपन रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बॉन्ड यील्ड कैसे देखते हैं। ठीक है, और फेडरल फंड्स रेट भी बता दिया। ठीक, ये भी देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, द ग्लोबल PMI कंपोजिट इंडेक्स हैज बीन इन कॉन्ट्रैक्शनरी जोन सिंस अगस्त 2022। ठीक है, अब ये PMI कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है? प्रोड्यूसर्स मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स से क्या होता है, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं इनके एग्जीक्यूटिव से कंसल्ट किया जाता है कि आपकी इंडस्ट्री में अभी कितनी डिमांड है, अभी कितना गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, आने वाले समय में कितनी डिमांड बढ़ सकती है, इसके बेसिस पे ये इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ग्लोबल PMI कंपोजिट इंडेक्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी जोन में है, मतलब कम हो रहा है। इससे क्या पता चला है कि ग्लोबल आउटपुट मतलब
ओवरऑल ग्लोबल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हुआ है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था कम हुई। पीएमआई कंपोजिट इंडेक्स से अपने को यही देखने मिलेगा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पाद में कमी आई। क्लियर? अब ग्राफ से इसको देख लेते हैं। ग्लोबल कंपोजिट पीएमआई इन द कॉन्ट्रैक्शनरी जोन सिंस अगस्त 2022। अगस्त 2022 ये यहाँ ये अगस्त 22 यहां से ये नेगेटिव साइड पे चला गया। ये क्या है? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड फॉलिंग। तीनों पैरामीटर्स पे, रिटेल सेल्स पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे और ट्रेड पे कैसा मार्च 21 में क्या स्थिति थी और सितंबर 2022 में क्या स्थिति। क्लियर है? चलिए, अब इससे क्या हुआ, ये सारे जैसे जैसे इवेंट्स होते गए उसके कारण स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई इकोनॉमी में। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है? नहीं, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन दो टर्म्स से मिलके बना है। स्टैगफ्लेशन और दो टर्म्स को कंबाइन करके बना है। एक पहला टर्म स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टैग प्लस इन्फ्लेशन का फ्लेशन। तो ये अर्थव्यवस्था की ऐसी परिस्थिति है। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है, जब भी आप इकोनॉमी में गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट कर रही है इकोनॉमी में, ठीक है, तो उससे होना क्या चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक आर्थिक वृद्धि होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। समझ में आ रहा है? जैसे गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कर रही है, ठीक है, रोड डेवलपमेंट का काम हो गया, एयरपोर्ट डेवलपमेंट्स का काम हो गया, ठीक है, कोई भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट पैसा इंजेक्ट करेगी इकोनॉमी में। भाई, आप अगर प्रोजेक्ट दे रहे हो तो उसको कोई ना कोई एक कंपनी उसको लेगी, उस प्रोजेक्ट को, वो अपने लेबर को पेमेंट्स करेगी, तो लेबरों के हाथ में पैसा आया तो लेबरों की परचेजिंग पावर बढ़ी। अब लेबर्स क्या करेंगे, कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड करेंगे, तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, तो ये पूरा साइकिल ऑफ ग्रोथ चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसके कारण एक्चुअली में इन्फ्लेशन के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ना चाहिए, लेकिन जब ऐसी अवस्था आ जाती है अर्थव्यवस्था में जब आपका इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन उसके साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है उसके कारण जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रहा है, नो जॉब क्रिएशन। तो इसी अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसको अगर हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको ऐसा,
कोई इशू नहीं है। बाकी आपको इकोनॉमिक सर्वे ग्रुप में पीडीएफ आ गया होगा हिंदी में, ठीक है, उसको आप लोग रिफर कर लेना एक बार। पूरा उसमें ग्लॉसरी दिया रहता है शुरू में, एब्रिविएशंस जो यूज किया गया है उसका, हाँ, टर्म्स वगैरह जो भी है वो दिए रहता है इकोनॉमिक सर्वे में। बाकी एक ग्लॉसरी मैं अपने साइड से उसको प्रिपेयर करके आप लोग को दे दूंगा, तो जहाँ पे भी कोई टर्म्स आ रही है ना, उसको उससे जो ग्लॉसरी मैं दूंगा उससे देख लेना आप लोग, ठीक है। समझ में आना चाहिए कंसेप्ट। तो स्टैगफ्लेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, आर्थिक वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी, और आर्थिक वृद्धि नहीं होगी उसके कारण अर्थव्यवस्था में जॉब क्रिएशन जो होना चाहिए, जॉब्स जो बढ़नी चाहिए इकोनॉमी में, वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अब ऐसी अवस्था में बहुत सारी वर्ल्ड की इकोनॉमीज में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई। स्टैगफ्लेशन के बाद क्या हुआ, वहां की गवर्नमेंट जो है अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने लग गए। कैसे? जैसे इंडिया में भी आगे अपन देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट भी क्या की, कस्टम और कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दी, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दी। अब कस्टम ड्यूटी किस लिए लगाते हैं? हाँ, इंपोर्ट्स जो भी हो रहा है, इंपोर्ट्स उसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि जो बाहर की वस्तुएं भारत में आ रही हैं वो अब कॉस्टली हो जाएंगी। तो हाँ, अब इंडियन बायर्स क्या करेंगे, बाहर की वस्तुओं को खरीदने के बदले उसका डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव चूज करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में जो बनने वाला उत्पाद है उसको कंज्यूमर चूज करेगा। तो पहले स्थिति आ गई कौन सी, स्टैगफ्लेशन की, जिसके कारण गवर्नमेंट्स क्या करी, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का उपयोग करना चालू कर दी, ठीक है। Faced with the prospects of global stagflation, nations feeling compelled to protect their respective economic space flowed cross-border trade, which posed the fourth challenge to growth. ये हो गया चौथा चैलेंज, ठीक। ये अभी अपन ग्लोबल चैलेंजेस पढ़ रहे हैं ना, तो ये ग्लोबल चैलेंजेस जो है वर्ल्ड इकोनॉमी को, उसका फोर्थ पॉइंट है ये, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फाइनली क्या हुआ, चाइनाज इकोनॉमिक स्लोडाउन। अब चूंकि चाइना जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है किसका, रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। आज भारत में भले ही आपके मोबाइल फोन्स में मेड इन इंडिया लिखा होगा, ठीक है, लेकिन उसका पूरा रॉ मटेरियल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग केवल नाम मात्र की है, वो क्या होता है, असेंबल इंडिया में किया जाता है। बाकी जो सारा रॉ मटेरियल है वो मोस्टली चाइना से आता है, ठीक है। अब सबसे पहले चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी इंप्लीमेंट की है। इसका मतलब क्या है, जीरो कोविड पॉलिसी में बहुत बहुत ज्यादा एक्सेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आपको क्वारंटीन भी होना है तो क्वारंटीन सेंटर्स में जाना पड़ेगा। अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसको ईज किए हैं। अब चाइना की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब आप घर में क्वारंटीन हो सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ा दिए। हाँ, तो जीरो कोविड पॉलिसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चाइना में एकदम कम हो गई, ठीक है, जिसका सीधा असर किस पे हुआ, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग पे हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाइना ही है, ठीक। उसके बाद चाइना के रियल एस्टेट में कॉन्ट्रैक्शन होना चालू हो गया, कम हो गया, और टेपिड फिस्कल एक्सपेंशन, मतलब चाइना में भी चाइना की खुद की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई, तो उसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पे भी पड़ा, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में पड़ा, ठीक है। तो ये मेजर 5 फैक्टर्स थे जिनके कारण
वैश्विक अर्थव्यवस्था पे जिनका विपरीत असर पड़ा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए फिर से जो बात इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है उसको ग्राफ के थ्रू अपन देखेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। चाइनाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर डिक्लाइनिंग। ठीक है, आप यहां से देखिए अप्रैल 2018, यहां से दिसंबर 2020 2020 में तो उस समय रेस्ट्रिक्शंस को ईज कर दिए होंगे। हाँ हाँ, नहीं पहुंचता। हाँ ठीक है, तो उसके लिए एग्जैक्ट डेट्स देखना पड़ेगा कि वहां पे कब लॉकडाउन ईज कर दिए थे, कब रेस्ट्रिक्शंस फिर से लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिसंबर 2022, यहाँ पे फिर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एकदम लो लेवल पे आ गया। ठीक है, जो अभी अपन इसके पहले वाली स्लाइड में देखे। और चाइनाज रिटेल सेल्स का भी ग्राफ है, तो रिटेल सेल्स दिसंबर 2022 के पास में लगभग नेगेटिव पे रिटेल सेल्स। क्लियर? देखिए ऐसा डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आएंगे, केवल उसी चीज को मैं आके यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा ना, तो हो सकता है आप लोग को पूरा जो बिग पिक्चर दिखनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, वो नहीं आए। समझ में आ रही? इसीलिए बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स हैं और ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको प्रीलिम्स में नहीं आएगा तो भी उसको मेरे को बताना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सब जो चाइना का है, ये इट्स नॉट एट ऑल रिलेवेंट टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, बट स्टिल क्योंकि उसको अपन ग्लोबल जो शॉक्स थे उसमें देख रहे थे, इसीलिए उसका एज एन एविडेंस उसको मेरे को यहाँ पे ग्राफ दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया अपना ग्लोबल इकोनॉमी के जो भी फैक्टर्स थे जो ग्लोबल इकोनॉमी को हैम्पर कर रहे थे, वो देख चुके अपन। अब अपन इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को हैम्पर किए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, पहला अपना सेम कोविड-19 पेंडेमिक, दूसरा इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सेम वो उसका इफेक्ट इंडिया भी पड़ा। ठीक है, फिर फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड अनसीजनल रेन्स, ये एक इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर है। ठीक है, फूड इन्फ्लेशन मतलब खाद्य मौद्रिकस्फीति, किसके कारण? एक्सेसिव हीट और अनसीजनल रेन्स। आप लोग देखिए इस साल बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ी है, गर्मी ज्यादा है, तो उसके कारण क्रॉप्स पे उसका नेगेटिव असर हुआ, जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, और अनसीजनल रेन्स, तो अभी भी जो अप्रैल के महीने में अभी भी कुछ दिन पहले बारिश हुई है, तो उसके कारण भी उगी हुई फसलों पे उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। बहुत सारी फसलें खराब भी हो गई है कई जगह पे, बीच में ओले भी गिरे हैं अभी, तो उसके कारण भी फसल खराब हुई। अब एकदम नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि अगर फसल खराब हुई इसका मतलब आपकी सप्लाई कम हो गई और डिमांड तो उतनी है, इनफैक्ट डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये सब फैक्टर्स के कारण भी फूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज लास्ट ईयर भी हुआ 2022। ठीक, अब फेडरल बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग, यहाँ पे फेडरल नहीं होगा, यहाँ पे आरबीआई लिख लेते हैं अपन, क्योंकि ये इंडिया स्पेसिफिक है और इंडिया में फेडरल नहीं बोलते हैं अपन, इसको सेंट्रल बैंक या आरबीआई बोल सकते हैं, केंद्रीय बैंक या आरबीआई। जैसे ही यूएस
अपना पॉलिसी रेट्स बढ़ाने लग गया, तो मजबूरन आरबीआई को भी पॉलिसी रेट्स बढ़ाने पड़े। ठीक है, तो इसीलिए सिंक्रोनस टर्म यूज किया गया है। सिंक्रोनस मॉनेटरी टाइटनिंग जो बोले हैं, सिंक्रोनस मतलब वहां किए उसके कारण यहाँ पे भी करना पड़ा। ठीक है, सिंक्रोनस जैसे यूएस डॉलर क्या हुआ, यूएस डॉलर मतलब जो कैपिटल है वो अर्थव्यवस्थाओं से निकलना चालू हो गया, जिसके कारण डेप्रिसिएशन हुआ। अब डेप्रिसिएशन कब होगा? जब यूएस डॉलर की सप्लाई कम और उसके कंपैरिजन में आईएनआर की सप्लाई ज्यादा। ठीक, ये क्लियर है? अवमूल्यन, करेंसी का अवमूल्यन कब होता है? डेप्रिसिएशन मतलब अवमूल्यन किस परिस्थिति में होता है? जब सामने वाली करेंसी की सप्लाई कम हो जाए, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा खुद की करेंसी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा हो जाए। अभी नहीं, एक स्टेप अभी बाकी है, इसकी पूर्ति कम, इसकी पूर्ति ज्यादा। ठीक है, इसी के कारण डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। मालूम है कि नहीं? टमाटर वाला एग्जांपल अपन देखे थे, तो जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा, पूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसका मूल्य कम होने लग जाएगा। ठीक वैसे ही करेंसी के साथ में भी होता है। आईएनआर मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया, यूएस डॉलर कम हो गया, इसीलिए डेप्रिसिएशन ऑफ मूल्यन चालू हो गया। किसका? आईएनआर का, इंडियन रुपीस। तो अब आरबीआई क्या करेगी कि इसकी पूर्ति को कम करने की कोशिश करेगी। तो इसकी पूर्ति को कम करने के लिए क्या करेगी? पॉलिसी रेट्स बढ़ाना चालू कर देगी। तो यही हुआ सिंक्रोनस मॉनेटरी टाइटनिंग। मतलब यूएस में बढ़ाया, यहां से पैसा यूएस डॉलर निकलने लग गया, तो इसकी पूर्ति कम हो गई। पूर्ति कम होने के लिए कारण आरबीआई को मजबूरन यहां पे भी इंडियन रुपीस की पूर्ति को कम करना पड़ा। किसके लिए? डेप्रिसिएशन ऑफ मूल्यन को काउंटर करने के लिए, हाँ, बैलेंस करने। क्लियर? रिलेशनशिप समझ में आ गया? तो उसी को बोला जाता है सिंक्रोनस मॉनेटरी टाइटनिंग। ठीक, डेप्रिसिएशन ऑफ आईएनआर, वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब चालू खाते का घाटा बढ़ने लग गया, सेम जो अपन देख चुके हैं, और डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? इसको चालू खाते का घाटा बोलते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बता दिया, तो दो अकाउंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट होता है, एक और एक कैपिटल अकाउंट होता है। चालू खाता, पूंजी खाता। तो चालू खाता वो होता है जिसको एक साल के अंदर अंदर जो भी लेन देन हो रहा है, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो जिस प्रकार का भी लेन देन हो रहा है, उसका ओवरऑल एक साल में निकालते हैं, तो वो करंट अकाउंट कहला जाता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं? ठीक, अब जो भी चैलेंजेस अपन देखे हैं लास्ट स्लाइड में, उसके लिए क्या मेजर्स इंडियन गवर्नमेंट ली, ये नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव इंडिया में हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि कंज्यूमर सेंटीमेंट जो है वो, एक तो कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को कि हाँ वैक्सीनेशन हो गया, तो अब वापस से ओपन अप कर सकते हैं, इकोनॉमी को ओपन अप कर सकते हैं। मार्केट प्लेसेस, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो थी, जैसे आपका होटल्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, ये सारे सर्विसेज को वापस से रिज्यूम किया जा सकता है। तो ये सब पॉसिबल किसके कारण हुआ? नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज के कारण। ठीक, पहला।
कोविड-19 पेंडेमिक का उसको कैसे हैंडल किए, नियर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कवरेज देके। दूसरा है टू डैम्पिंग द सर्जिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट का एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन क्या इसी काम नहीं कर रहे क्या? घंटी बज भी नहीं रही है, नहीं बजी ना? रिमोट ये है क्या? हाँ, तो देखिए इन्फ्लेशन जब भी ज्यादा होता है, मुद्रास्फीति जब भी अर्थव्यवस्था में बढ़ जाती है, तो क्या करना चाहिए? टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? हाँ, इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है अर्थव्यवस्था में, मुद्रास्फीति मतलब वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, तो उस अवस्था में करों को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे कट क्यों किए हैं फिर? गवर्नमेंट कट एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। सर वैसे ही प्राइस ज्यादा है, तो अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग कैसे कम करते हैं? नहीं, बढ़ाते हैं टैक्स, एकदम सही है, टैक्स को बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा है इकोनॉमी में, वो टैक्सेस के माध्यम से गवर्नमेंट के पास आ जाए, इकोनॉमी से पैसा कम हो जाए, तो टैक्सेस बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज अलग है। कस्टम ड्यूटी क्या है? मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उसको कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो अभी मैं बताया कि स्टैगफ्लेशन जब पढ़े तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मतलब भारत के उत्पादकों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बाहर से आने वाले उत्पादों के ऊपर कर बढ़ा दी, जिसके कारण जो घरेलू उत्पादक हैं भारत के, उनको फायदा हुआ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज को काटा गया। ठीक है, एक्साइज क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लगने वाला टैक्स है। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग पे लगने वाला टैक्स है। एक्साइज को कट करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो कम होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तो इसीलिए एक्साइज ड्यूटी को कट किया गया। ठीक है, और सर्जिंग इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट कट एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज। तो कस्टम ड्यूटीज हो सकता है कि एक्सपोर्ट्स पे कट किए होंगे। किसी भी सामान को रोक सकते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, इसीलिए एक तरीका है कि उसको रोक दे, उसकी इम्पोर्ट्स को रोकने के लिए। सर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ना, क्योंकि लिक्विडिटी तो बढ़ेगी उससे। किससे? जब एक्साइज ड्यूटी कम करेगी गवर्नमेंट तो उससे लिक्विडिटी में तो बढ़ेगी ना, ये जो लोग ज्यादा परचेस करेंगे। नहीं तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उस प्राइस को नहीं, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है ना, तो टैक्सेस को कट करेंगे। तो ये दो टाइप का, देखो इन्फ्लेशन भी दो टाइप का होता है ना, एक कॉस्ट पुश होता है और डिमांड पुल होता है। तो उसमें से दोनों टाइप के लिए अलग अलग एक्शन लिया जा सकता है। अगर डिमांड पुश है तो अलग उस के लिए एक्शन लेंगे, हाँ, और कॉस्ट पुश है तो उसके लिए अलग, डिमांड पुल के लिए अलग, कॉस्ट पुश के लिए अलग। ठीक है, and restricted exports to restrain inflation, while the RBI like other central banks raised the repo rates and rolled back excess liquidity. ठीक है, पॉलिसी रेट्स आरबीआई बढ़ा दिया। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ रिमेन्स रेजिलिएंट। तो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे में वी शेप्ड रिकवरी की बात की गई। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वी शेप्ड रिकवरी वाला कर्व है। फाइनेंशियल ईयर 21, फाइनेंशियल ईयर 22 में वापस से बाउंस बैक किया है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 23 का एडवांस एस्टिमेट्स। आर्थिक वृद्धि की लाइन है ये लाइन जो है आर्थिक वृद्धि को दर्शा रही है। तो जब कोविड पेंडेमिक आया उस स्थिति में इकोनॉमी, क्योंकि पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बंद हो गई थी, लॉकडाउन इम्पोज हो गए थे, ठीक, जिसके कारण आर्थिक वृद्धि कम हो गई। और वापस से फिर जब गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेजेस देने लग गई, ठीक है। अभी बहुत सारी आने वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे कि हर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट क्या क्या पैकेज लेके आई थी। जैसे एक एग्जांपल में दिया था ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो MSME सेक्टर के लिए अलग पैकेज लेके आई, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है उसको कम की गवर्नमेंट। तो हर एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना लेके आई, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से स्टिमुलस पैकेजेस दी गवर्नमेंट, जिसके कारण वापस से इकोनॉमिक ग्रोथ बाउंस बैक की। तो इसी को बोला जाता है वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब ये सारे मेजर्स के कारण जो भी गवर्नमेंट, अभी अपन देख रहे थे कि क्या इंडियन इकोनॉमी में चैलेंजेस आए, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, और उस समस्याओं को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया। तो जो RBI के मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स के बढ़ाने के बाद इन्फ्लेशन आपका वापस देखिए कि अपने टारगेट जो उसका होता है अपर लिमिट, सीलिंग है 6%। तो आपके ये सारे गवर्नमेंट एक्शंस के बाद अगस्त 2022 और ये अक्टूबर 2022, इसमें वापस से इन्फ्लेशन जो है वो वापस नीचे आने लग गया, ठीक है। ये CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फूड, और ये नॉर्मल CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स पढ़े हैं ना? हाँ हाँ, तो उसमें कितने कमोडिटीज लिया जाता है। फिर CPI 4 टाइप्स का होता है ना, CPI 4 टाइप्स का होता है, 4 प्रकार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। रूरल लेबरर्स के लिए अलग होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अलग होता है, ठीक है। तो उन सब में डिफरेंसेस क्या क्या है, 4 क्यों अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है, ठीक है, उसको आप लोग को जानना बहुत जरूरी है इन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्या होता है रूरल लेबरर्स, मतलब ग्रामीण जो मजदूर है, श्रमिक है, इनके इंडेक्स में हाउसिंग के का जो वेट होता है, उस इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए ना वेटेड एवरेज लेते हैं, वेटेड औसत। तो उसमें हर एक मदों का कुछ ना कुछ वेट दिया जाता है, ठीक। तो रूरल लेबरर्स के लिए जो हाउसिंग का वेट रहता है वो बहुत कम रहता है, और वही इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि अर्बन एरियाज में हाउसिंग बहुत बड़ा एक वो है, मतलब रेंट बहुत ज्यादा होते हैं। गांव में आपको रेंट बहुत ज्यादा लगता है क्या रहने में? नहीं लगता, बहुत कम रेंट होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों का जो इंडेक्स बनाते हैं उसमें हाउसिंग के लिए वेटेज बहुत कम रहता है, और यही इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हाउसिंग वाले इसमें वेट ज्यादा रहता है। तो ऐसे जितने डिफरेंसेस हैं चारों CPI में, इसको देखना है आपको, ठीक है।
होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितने सारे कमोडिटीज का प्राइस दिया जाता है वो अपडेट हुआ है, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसको देख के आप लोग कल बताइए मेरे को, ये होमवर्क है आप लोग का। चार टाइप्स के सीपीआई, और दूसरा डब्ल्यूपीआई में कितने कमोडिटीज हैं, इनका बेस ईयर कौन सा है दोनों का। सीपीआई का बेस ईयर आपको देखना है। 2012 चल रहा था पुराना, हाँ, 2018 में अलग अलग है दोनों का, सीपीआई का अलग है और डब्ल्यूपीआई का अलग है, तो उसको बेस ईयर को देखना पड़ेगा। समझ में आया, कोई डाउट? सर जो टी शर्ट वाले देखते थे कभी नॉर्मली जब सब कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया, तो डिमांड वगैरह भी नहीं हो रही थी, प्रोडक्शन नहीं आता, सब कुछ जीरो था। तो अभी हम लोग जो देखे टी शर्ट रिकवरी हुई, तो क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गई और फिर वो ऊपर जाके कहीं स्टेबल हो गई क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो वो रियल ग्रोथ दिखाएगा कि रियली में कोई चीज़ जो है वो ग्रोथ हुई है, उतना ग्रोथ जो ग्रोथ चार्ट में दिखाता है रियल, हाँ रियल ग्रोथ ही दिखाता है, लेकिन एक बेस इफेक्ट होता है। जैसे ग्रोथ जो भी मेजर करते हैं ना, वो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर या पिछला कोई साल के हिसाब से ग्रोथ देखते हैं, है ना। ग्रोथ हमेशा पिछले साल का कितना था इकोनॉमी, या फॉर एग्जांपल अपन बोल सकते हैं कि पिछले साल की कितनी थी जीडीपी और इस साल की जीडीपी कितनी है, ठीक है, और न्यूमरेटर में उसका डिफरेंस और डिनोमिनेटर में पिछले साल की जीडीपी, तो उससे ग्रोथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेस इफेक्ट क्या होता है कि यदि पिछले साल आपका जीडीपी बहुत कम रहा हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर आपका बहुत कम हो गया, लेकिन पिछले साल सर कोविड पैंडेमिक था नहीं, तो नॉर्मल था, तो उससे हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो पैंडेमिक वाला सिचुएशन नहीं तो जो वी शेप रिकवरी है जिसमें एकदम डिप हो गया था ग्रोथ रेट, उस एज कंपेयर टू दैट ईयर उसके नेक्स्ट वाले ईयर में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट आया था, तो वो बेस इफेक्ट के कारण आता है। जब कभी भी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो उसके नेक्स्ट वाले ईयर में, क्योंकि वो पिछले साल के हिसाब से मेजर हुआ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट दिखाता है ना। तो उसका कारण यही है, अंश और हर, कोई भी बिंदु को लिखते हैं तो अंश ऊपर हर नीचे, ठीक है, तो हर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में प्रीवियस ईयर का जीडीपी, ठीक है, और इस साल का जीडीपी और पिछले साल की जीडीपी में डिफरेंस, ये हो गया आपका ग्रोथ रेट। तो जब प्रीवियस ईयर का जीडीपी बहुत लो रहेगा, उसके हिसाब से इस साल का अच्छा खासा बढ़ गया अगर, तो ये डिफरेंस बढ़ेगा, और ये डिनोमिनेटर कम रहेगा तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखाएगा। इसी को बोला जाता है बेस इफेक्ट। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, देखिए अब यहाँ पे सीपीआई देख लिए, उसके बाद इंडियन रूपी परफॉर्म वेल कंपेयर टू अदर ईएमईज, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। अच्छा, बीच में एक अपनी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, यूएस डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। आया था, आप लोग न्यूज वगैरह फॉलो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट को लेके बहुत बवाल हुआ था, सुने थे?
नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस तो ऐसा डील करने का तरीका है। हाँ, तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये वाला ग्राफ ना ठीक उसी चीज को दिखा रहा है कि इंडियन करेंसी जो थी ना वो बहुत सारी करेंसीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म की थी। तो एक्चुअली में यूएस डॉलर एप्रिशिएट हुआ था तो सिर्फ यूएस डॉलर के कंपैरिजन में ही इंडियन रुपीस डिप्रिशिएट हुआ, लेकिन बाकी सब करेंसी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था इंडियन रुपीस। तो उनका बोलने का मतलब यही था। ठीक है, अब ये वाला ग्राफ देखिए, इसमें इधर डेप्रिसिएशन दिखा रहा है, ठीक है, और इधर एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन, ठीक है। नेगेटिव मतलब एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब पॉजिटिव। तो ये सारे करेंसीज का डेप्रिसिएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर करेंसीज जो है वो किसके साथ में टैग होती है? यूएस डॉलर के साथ। तो यूएस डॉलर जब एप्रिशिएट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी करेंसीज ऑटोमेटिकली डेप्रिशिएट होंगी। क्लियर? यहाँ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ रियल जीवीए कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, लॉकडाउन का कोई असर एग्रीकल्चर पे नहीं पड़ा, थोड़ा बहुत हुआ होगा बट रफली एग्रीकल्चर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, कृषि, ये वाली लाइन से आप देख सकते हो, ग्रीन कलर की लाइन, ये एग्रीकल्चर की है। आप देखो फाइनेंशियल ईयर 19 से ग्रोथ अच्छी हो रही थी एग्रीकल्चर में, फाइनेंशियल ईयर 21 में भी ठीक रही, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी पॉजिटिव ग्रोथ, और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 23 में भी पॉजिटिव ही रहा है। ठीक है, तो सर्विसेज और इंडस्ट्रीज आपका नेगेटिव गई हैं। जीडीपी में तीन चीजें होती है ना, क्या होता है? एक एग्रीकल्चर होता है, एक क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, और तीसरा सर्विसेज होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। एक क्वार्टरनरी सेक्टर भी लेते हैं आजकल जिसमें रिसर्च वगैरह आ जाता है। ठीक है, तो उसको अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इस ग्राफ में तीन कंपोनेंट्स बताया जीडीपी का, एक कृषि हो गया, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा सर्विसेज, मतलब दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको, तीसरा सर्विसेज, सेवा क्षेत्र। तो कृषि पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा कोविड-19 पेंडेमिक का। आप देखिए यहां से ऊपर ही रहा है कृषि। ठीक है, अब इससे एक स्टेटमेंट बन सकता है, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन इससे बन सकता है, दे अगर कि एग्रीकल्चर हैज शोन नेगेटिव ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ट्रेंड्स जिसका मैं बोल रहा था कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्रकार का ट्रेंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया। और शेयर ऑफ रियल जीडीपी कंपोनेंट्स, ये आपका हो गया PFGCE। एग्रीकल्चर में रिलेटिवली कम लोग चाहिए अपना ग्राउंड, हाँ, चलो देखने के लिए सर्विसेज में क्योंकि हमेशा लोग चाहिए होते हैं चलाने के लिए सर्विसेज, इसलिए शायद वो नेगेटिव में चली गई लॉकडाउन। हाँ, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जो होती हैं, ठीक है, आईटी सर्विसेज तो वर्क फ्रॉम होम के कारण चल रही, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव नहीं है। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब जिसमें आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना है, वो सारी सर्विसेज चल रही थी। लेकिन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टूरिज्म हो गया, होटल्स हो गए, ये सारी सर्विसेज बंद कर दी गई थी। इसीलिए
अब जैसे एजुकेशन भी है, एजुकेशन भी अच्छा चला है, और हेल्थ सर्विसेज तो उस समय बेसिकली हेल्थ ही चल रहा था, है ना, हॉस्पिटल्स ही चल रहे थे उस समय, तो वो तो बंद होने का कोई चांस ही नहीं था। उसके बाद एजुकेशन भी अच्छा चला है, ठीक है। उसके बाद आपका आईटी सर्विसेज या जो भी सर्विसेज है वो ठीक ठाक रही, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज के। हो गई क्या? ठीक है। हाँ, ये वाला ग्राफ समझ में आ गया, ठीक। अब ये वाला एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं। PFCE ये होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपके जीडीपी 4 बेसिक चीजों से बनती है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइवेट वाला सबसे ज्यादा रहा है 58%। इसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये 35%, और बाकी ये एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स। तो ये जीडीपी और उसके कंपोनेंट है, ठीक है। अब बेसिकली इस ग्राफ को इकोनॉमिक सर्वे में क्यों दिया गया है, ये पेंट अप डिमांड वाला ग्राफ है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।